नमस्कार। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, जसवंतगढ़, नागौर के ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान का अध्याय नंबर 13 ध्वनि। देखिए, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कैसे होता है, या ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, इन सभी बातों का हम विस्तार से इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। जान लीजिए, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। यदि कोई वस्तु है और वो कंपन कर रही है और कंपन करती है तो ही ध्वनि उत्पन्न होती है। बिना कंपन किसी वस्तु में किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यानी कोई भी वस्तु है वो ध्वनि जब उत्पन्न करेगी या आवाज जब उत्पन्न करेगी जब उसमें किसी न किसी प्रकार की कंपन हो, और कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, हमने बहुत सारे जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं या संगीत में काम में लेते हैं, जैसे हारमोनियम है, तबला है, सितार है, बांसुरी है, एकतारा है। एकतारा इसलिए केवल इसमें एक ही तार होता है, मंजीरा है, आदि वाद्य यंत्र ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से? जैसे हारमोनियम है, तबला है, सितार है, बांसुरी है, एकतारा है, मंजीरा है। ये सारे वाद्य यंत्र हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये ध्वनि क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार का हम कंपन उत्पन्न करते हैं, और वो कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कंपन ही एक प्रकार की जो ध्वनि है। ध्यान दीजिए, ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। यानी किसी न किसी प्रकार का उस वाद्य यंत्र में कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन उत्पन्न होने से ही वो वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। किसी वस्तु की अपनी स्थिति के इर्द गिर्द या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के इर्द गिर्द गति या आगे पीछे गति जो हमें अधिकतर दिखाई नहीं देती है, या हम अपनी नग्न आंखों से उन गति को देख नहीं पाते हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। वो एक प्रकार का कंपन तीव्र गति से होता है, और वो एक कंपन ही ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे हम किसी तबला या एकतारा है या मंजीरे पर चोट पहुंचाते हैं तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है, और वो ध्वनि उसमें कंपन उत्पन्न होने के कारण ही होती है। देखिए, आगे देखिए, कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। अगर कोई वस्तु कंपन करती है तब ही ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। देखिए, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, यानी जो मनुष्य है वो अपनी जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो किस प्रकार से करता है। यानी मालूम है, ध्वनि वाक् यंत्र होता है मुंह में, जिसे हम कंठ कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं लेरिंक्स, या इसका दूसरा नाम है स्वर यंत्र। इसमें कंपन उत्पन्न होता है, और उस कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि किसी मनुष्य में अगर स्वर यंत्र, लेरिंक्स, या जिसको वाक् यंत्र भी कहते हैं, नहीं हो तो वो मनुष्य अपनी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता है, और वो मनुष्य स्पष्ट बोल नहीं सकता है। अतः हम कहते हैं कि मनुष्य जो बोलता है वो एक वाक् यंत्र की वजह से बोलता है, ध्वनि यंत्र की वजह से बोलता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेरिंक्स, या हिंदी में कहते हैं उसको स्वर यंत्र।
प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है और कार्य करता है। आगे देखिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं और हमारी आवाज दूसरी जगह पर पहुंचती है, तो दूसरी जगह पर जो आवाज जाती है इसके बीच में किसी न किसी प्रकार का माध्यम होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये माध्यम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ये माध्यम ठोस भी हो सकता है, ये माध्यम द्रव भी हो सकता है और ये माध्यम गैस भी हो सकता है। इन तीनों प्रकार के माध्यम में से यदि किसी भी प्रकार का माध्यम है तो ही ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाती है। हम किसी को आवाज देते हैं या किसी को बोलते हैं या किसी को पुकारते हैं, तो वो आवाज उस स्थान पर जाने के लिए उनके बीच में एक हवा का माध्यम है और वो माध्यम ही हमारी आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है और हमारी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ध्यान दीजिए, इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य चंद्रमा पर वायु नहीं है, न ही चंद्रमा पर जल है। तो जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं, चंद्रमा पर यात्रा करते हैं, वो अंतरिक्ष यात्री जब आपस में बात करते हैं तो उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहां किसी प्रकार का माध्यम नहीं है और बिना माध्यम उनकी आवाज का ट्रांसफर नहीं होता है और वो केवल अपने इशारों से ही समझते हैं। अतः देखिए, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। निर्वात का मतलब है कि ऐसी जगह जिन पर बिल्कुल हवा नहीं है या हम एक जगह से दूसरी जगह पर आवाज को भेजना चाहते हैं और बीच का जो माध्यम निर्वात है, किसी प्रकार का वहां ठोस द्रव गैस नहीं है, तो वो माध्यम के बिना ध्वनि का संचरण नहीं होगा और हम चाहे कितना ही जोर से आवाज लगाएं, वो निर्वात के अंदर जो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी प्रकार की ध्वनि है, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र है, किसी प्रकार की आवाज है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जहां माध्यम नहीं हो तो वहां ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो इसका सीधा साधा उदाहरण है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहां जल नहीं है, तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे पर या अंतरिक्ष यात्री आपस में जब बात करते हैं तो उनकी आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है, वो केवल अपने इशारों से ही वहां समझते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आज का इस अध्याय का सार यह है कि ध्वनि वास्तव में होती क्या है। ध्वनि होती है किसी वस्तु में कंपन, और कंपन हम जानते हैं कि कंपन वस्तु के इर्द गिर्द होता है। जितने भी वाद्य यंत्र है उसमें किसी न किसी प्रकार का कंपन होता है, जैसे हारमोनियम, बांसुरी है, एकतारा है, मंजीरा है, तबला है, आदि वाद्य यंत्र में कंपन होगा और कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। इनके अलावा हमने आज पढ़ा कि जो मनुष्य जो बोलता है उस मनुष्य के कंठ में एक प्रकार का यंत्र होता है, जिसे वाक यंत्र या स्वर यंत्र या लेरिंग्स कहते हैं। इस लेरिंग्स की वजह से मनुष्य अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है और बोलता है। इनके अलावा हमने पढ़ा कि ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। और ध्वनि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा। जहाँ किसी प्रकार का माध्यम नहीं है वहाँ ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, माध्यम जैसे ठोस माध्यम में ध्रुव है, गैस है, तो अलग अलग माध्यम में जो ध्वनि का वेग है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हवा में या जल में या फिर ठोस में जो माध्यम है ध्वनि का संचरण है वो समान होता है। इसके अलावा आज हमने पढ़ा कि निर्वात से तात्पर्य जहाँ किसी प्रकार की हवा नहीं हो, ऐसा आवरण जहाँ किसी प्रकार की वायु
नहीं हो, तो उस आवरण में ध्वनि का जो संचरण है वो नहीं हो पाएगा, यानी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगी। अच्छा, हम ऐसा मानते हैं या ऐसा सत्य है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर जल नहीं है, अतः वहां ध्वनि का संचरण नहीं होगा, और अंतरिक्ष यात्री जब आपस में बातचीत करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को सुनाई नहीं देता है। अब हम पढ़ेंगे इनका विस्तार। ध्वनि। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश समाप्त हो गया, यानी विद्यालय के अंदर कालांश कैसे समाप्त हो गया, इसका हमें कैसे ज्ञान होता है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि या खटखटाने की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पद चाक सुनकर भी आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है, यानी पैरों की आवाज भी सुनकर हमें पता चलता है कि हमारे ओर कोई आ रहा है। विद्यालय में जो पीरियड है वो समाप्त हो जाता है वो घंटी की हमें ध्वनि सुन करके। तो सारे उदाहरण हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक ध्वनि होती है जिसके माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी को आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ी को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंदी होने के कारण भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है ये सबसे समीप का खिलाड़ी है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये ध्वनि हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है, यानी हम कहीं भी हमें चारों ओर किसी न किसी प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, यानी कुछ ध्वनियां तेज होती है, कुछ ध्वनियां कम होती है। देखिए, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यदि कोई वस्तु कंपन कर रही है तो उस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है। विद्यालय की घंटी जब बज नहीं रही हो तो छूकर देखिए, आप ऐसा अनुभव करते हैं। जब ये ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे छूकर देखिए, आप उसमें कंपन उत्पन्न करते हुए देख रहे हैं। कक्षा 7 में आपने अध्ययन किया कि किसी वस्तु की अपनी स्थिति के इर्द गिर्द या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रही है तो उसे हम कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच में खींच कर छोड़ते हैं तो कंपन करता है और वह ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई नहीं दे देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। हम इन कंपनों का अनुभव कर पाते हैं। देखिए, आपने मंजीरा, घटक या नूट, घटम जो मिट्टी का बर्तन होता है, करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम भी बता सकते हैं। वाद्य यंत्रों के नाम भी बता सकते हैं। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे वाद्य यंत्र जैसे मंजीरा है, करताल है, इसमें हम चोट पहुंचाते हैं, कंपन करवाते हैं और इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे देखिए, जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं
तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण कंपन करता है। इस पूरे यंत्र से कंपन से उत्पन्न ध्वनि होती है। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात पहुंचाते हैं, जैसे कोई नगाड़ा है या तबला है, उस पर जो चमड़े का जो आवरण होता है उस पर आघात पहुंचाते हैं, तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण क्षेत्र की आवाज हमें सुनाई देती है। आगे ध्यान दीजिए, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य में किस प्रकार से जो ध्वनि है उत्पन्न होती है। कुछ समय तक जोर से बोलिए, गाना गाइए अथवा ढोल की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए, यानी हम बोलते हैं तो यहाँ अपने हाथ को इस कंठ पर रखिए। हमें यहाँ पर कंपन या कुछ अलग सा अनुभव होगा। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होगा? मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का ये भाग वाक यंत्र कहलाता है। ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि इनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक गिरी से बाहर निकलते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार, उनकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले या मोटे होते हैं। आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार से कार्य करता है। ध्यान दीजिए, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm होती है। बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुष महिलाओं और बच्चों की ध्वनियों में भिन्नता पाई जाती है। धन्यवाद।